गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो आज का सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आज के सेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 से जो भी CBSE ने पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे। तो आज सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर 2018 और 19 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एकदम एग्जैक्ट कुछ भी चेंज नहीं किया है, पूरा का पूरा रिपीटिवली किया है। अगर कभी भी क्वेश्चन आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को, तो उनमें सिर्फ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, सिर्फ उनकी वैल्यूज़ में चेंज होते हैं या मतलब पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। तो देखेंगे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो पहले ईयर बाई ईयर्स देखेंगे, पहले डिस्कस करेंगे 2020 के जो इस साल पूछे हैं और फिर 2019 और 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे वो सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 2020 से CBSE ने कुछ मैथमेटिक्स के पैटर्न्स में चेंज किया था। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के दो अलग अलग पेपर बनाए थे। तो क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से, बिल्कुल भी आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का या बेसिक का, क्योंकि तो क्वेश्चन ही इतने आसान हैं। आप बिल्कुल अगर आपने पिछली वीडियोज़ अगर इस चैप्टर्स की हैं, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होने वाली है। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। तो कॉपी पेन साथ ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। पहले अगर क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस हमने एक पहला फर्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज कीजिए और सेल्फ उसकी प्रैक्टिस कीजिए और आंसर बताइए। आप भी देखिए कि आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चंस आता है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2020 में जो बेसिक मैथमेटिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। इसकी जो वेटेज है, यानी जो हमारा पेपर होता है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, ABCD। सेक्शन A 1 मार्क्स का, सेक्शन B 2 मार्क्स का और सेक्शन C 3 मार्क्स का और सेक्शन D होता है 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से रहते हैं। तो इसमें सेक्शन ये C सेक्शन का क्वेश्चन है जिसे पूछा है 3 मार्क्स में, और इस क्वेश्चन को हमें क्या है कि इसके निकालने सॉल्यूशन, और किस मेथड से, बाई ग्राफिकली मेथड से। तो आज इस क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, कॉपी पेन साथ ले लीजिए, करते हैं। ठीक है, ग्राफिकली जब हमने इस चैप्टर्स को शुरुआत किया था उसमें काफ़ी इंट्रोडक्शन करने के बाद ग्राफिकली सॉल्यूशंस किए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनटू वेरिएबल्स में। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस के C2 इक्वल टू 0। ये दोनों की दोनों इक्वेशंस में हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इस दोनों इक्वेशंस में क्या देखा कि ये एक लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में। चाहे वेरिएबल्स कितने भी ज़्यादा से, अगर इक्वेशंस लीनियर है तो हमेशा उसका जो ग्राफ है, जब हम उस पर कोऑर्डिनेट ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पर जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसके लिए कंडीशन क्या आती है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, A1 B1 C1, A2 B2 C2। ये सभी के सभी जो कोएफिशिएंट्स थे ये सभी के सभी थे रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमने इस दोनों के ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो वो ग्राफ कैसे आ रहे थे, वो आ रहे थे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हमें इसकी स्ट्रेट लाइन दोनों के दोनों ग्राफ ड्रॉ करने। अब स्ट्रेट लाइंस में कंडीशन हो रही थी 3 कंडीशन क्रिएट। अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, चाहे वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो, चाहे वो वर्टिकल पैरेलल हो, चाहे वो इंक्लाइंड पैरेलल हो, हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। तो या तो दोनों लाइन इस नेचर में आ सकती हैं या दोनों लाइन किस नेचर में आ सकती हैं, एक लाइन ऐसे है, एक दूसरी लाइन भी इसके ऊपर है, चाहे वो वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है, चाहे वो इंक्लाइंड फॉर्म में वो भी हो सकती है। यानी अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो सकती हैं, वर्टिकल दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। ये L1 और L2, ये L1 और L2, L1 और L2, यानी उस कोऑर्डिनेट प्लेन में वो इंक्लाइंड नेचर से पैरेलल हो सकती हैं, वर्टिकल नेचर में पैरेलल हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल नेचर में पैरेलल हो सकती हैं। पहला सिचुएशन। दूसरी सिचुएशंस में क्या है कि दोनों लाइन होंगी, एक के ऊपर एक लाइन होगी। इस कंडीशंस को, ये तो पैरेलल कंडीशन है, एक लाइन, एक ऊपर वाली लाइन को हम बोलते क्या, कोइंसाइड लाइन। तो वो कैसे हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, वर्टिकल दोनों एक के ऊपर एक हो सकती है, और इंक्लाइंड नेचर में भी वो हो सकती है। तीसरा केस क्या है, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट के लिए
कोई चेंज नहीं है, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो जाए इंटरसेक्ट, चाहे वो इस तरीके से कर रहा है चाहे ऐसे कर रहा है, किसी भी एंगल से कैसे भी करे, बस वो इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये हमने देखा था जब हम ग्राफिकली सॉल्यूशंस कर रहे थे, इसी के हिसाब से। तो ये क्या थी, जब पैरेलल लाइन थी तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इन बीच कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है इन दोनों के बीच में कि इन दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करते, यानी एक्स और वाई के बीच में इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसके नो सॉल्यूशन। और ये दोनों लाइनें कैसी हैं, ये दोनों लाइन है इनकंसिस्टेंट। ये दूसरी लाइन देखेंगे, हर पॉइंट इस लाइन पे देखो कि एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन है, एक पॉइंट आप इस पर कितने भी पॉइंट्स लोकेटेड कर लो, इन्फाइनाइट पॉइंट लोकेटेड कर लो, तो दोनों के दोनों जो लाइन दो जो पॉइंट्स होंगे वो दोनों की दोनों लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सभी के सभी पॉइंट लाइन L1 के भी होंगे तो वो सभी के सभी पॉइंट किसके होंगे, L2 लाइन के होंगे। एक ही लाइन बनाना तो ठीक है, ये L2 लाइन के हो जाएंगे, तो इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। जब सॉल्यूशंस हमारे पास इक्वेशंस के होते हैं तो उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट लाइन है, कोइंसाइड लाइन है, इनके सॉल्यूशन है, पर कंसिस्टेंट हैं तो कैसी हैं, डिपेंडेंट, क्योंकि एक लाइन दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो सॉल्यूशन लाइन 1 के होंगे वही सॉल्यूशन लाइन 2 के भी होंगे। अगर तीसरी सिचुएशन देखते हैं कि दो लाइन अगर आपस में न तो वो एक दूसरे के पैरेलल हैं ना एक दूसरे के कोइंसाइड कर रही हैं, तो कैसी हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक पॉइंट इनके बीच में आ गया कॉमन, तो इसी पॉइंट को बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन। यानी ये पॉइंट जो वैल्यू इस पॉइंट के होंगे, कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के होंगे एक्स और वाई, वही इसके कहलाएंगे सॉल्यूशन। और ये एक ही पॉइंट होगा इस लाइंस के अंदर जो इन दोनों लाइंस को करेगा सेटिस्फाई, तो ये कहलाता है इसका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है क्योंकि ये यूनिक नेचर का है, तो इसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन लाइन है इंटरसेक्ट और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का ये सॉल्यूशन हमें दे रही हैं। उसके बाद अगर ये कंसिस्टेंट हो गई तो ये कैसी हैं, इंडिपेंडेंट, यानी ये सॉल्यूशन है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो इंसिडेंटली एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो नेचर हो गया, इसमें से क्वेश्चन देखेंगे तो ग्राफिकली इसका ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइंस के हम 3 से 4 कोऑर्डिनेट बनाते हैं, अलग से करते हैं, क्योंकि हमने 9th क्लास में जब एक सिंगल लाइन होती थी, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 9th क्लास में थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे हम अपनी तरफ से, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करते थे तो एक सीधी लाइन आती थी। बस यही काम करेंगे इधर भी, इन दोनों लाइंस के हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स बनाएंगे और उसको करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ। तो करते हैं, पहली लाइंस के इक्वेशन है ये हमारे पास फर्स्ट और इक्वेशन है सेकंड। तो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट इसके लोकेटेड कर लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ध्यान से समझना है, कॉपी पेन आपके पास है, आप सेल्फ साथ साथ कीजिए प्रैक्टिस हमारे साथ। तो 3 मैंने लाइन इसलिए बनाई कि इसमें मैं पॉइंट भी लिखूंगा, तो हम डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं। तो x और y, x की वैल्यू अपनी चॉइस से इसमें कुछ भी पुटअप कीजिए। हमने क्या बोला था कि जब भी अगर हमें कम से कम पॉइंट बनाने हो तो 2 पॉइंट जरूर पुटअप कीजिए। कौन सा, एक बार उसमें x की वैल्यू 0 पुटअप कीजिए और एक बार उसमें y की वैल्यू 0 पुटअप करके रखिए। तो दोनों में पुटअप करके x की वैल्यू 0, फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसमें अगर x की वैल्यू हमने 0 जैसे ही पुटअप किया तो पहला सेक्शन हो जाएगा 2 × 0 माइनस के 3y प्लस के 13 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया सेक्शन 0। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो 13 उधर लेके जाएंगे या 3y को उधर लेके जाते हैं, क्योंकि ये माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 13, तो y इक्वल टू हो जाएगा 13/3, और ये कैंसिल होना नहीं, तो बस इतना ही छोड़ देंगे। पॉइंट के अप्रॉक्स में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका अप्रॉक्स आंसर निकाल लेंगे। अगर अप्रॉक्स आंसर देखेंगे तो ये क्या आएगा, 4.3333, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में इस बार हम करेंगे पुट अप y की वैल्यू 0, y की वैल्यू ये कोऑर्डिनेट के आगे x का 0, y का 13/3, ये कोऑर्डिनेट बन गया a के कोऑर्डिनेट आ गए। अब y की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू 0 पुट अप करते तो 2x माइनस 3 × y प्लस के 13 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो सेक्शन हो गया हमारे पास 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस के 13, क्योंकि ये तो 0 सेक्शन इधर जाएंगे माइनस के 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 13/2।
तो माइनस के 13/2। एक पॉइंट और लोकेटेड कर लिए क्रॉस चेक करने के लिए, एक पॉइंट और लोकेट करेंगे, किस लिए, जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ये क्या होंगे, क्रॉस चेक, यानी हमने जो पॉइंट लोकेटेड बना रहे हैं ये पॉइंट सही है। x की वैल्यू इसमें अगर मान लीजिए -2 पुटअप कर लेते हैं, x की वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें -2, कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो इसमें इधर माइनस कर लेते तो प्लस में हो जाएगा, तो -2 पुटअप करेंगे तो 2 × -2 -3y = 13, तो ये क्या हो जाएगा -4 -3y = 13। इस 3y को इधर उठा ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस का प्लस करना है हमें, तो 3y = क्या आ जाएगा -4 + 13, तो क्या आ जाएगा 13, तो 9, 3y = 9, तो y = हो जाएगा 9/3, तो हो जाएगा 3, यानी y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कितने, 3। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास A B C 3 कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब लाइन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे किसके, सेकंड लाइन के। किसके लाइन के ड्रॉ करेंगे, सेकंड लाइन के। तो सेकंड लाइन के जब हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे तो क्या आने वाले हैं, जल्दी फटाफट आप निकालिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। x y और ये हो जाएंगे पॉइंट्स जो हमें कोऑर्डिनेट्स पे लोकेटेड करने हैं। x की वैल्यू 0, फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 0 करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो x हो जाएगा 3 × 0 - 2y + के 12 = 0। ये तो 0 सेक्शन हो जाएगा, तो y को इधर उठा ले जाते हैं RHS साइड, तो जब से ट्रांसपोज करेंगे प्लस का, तो 2y = 12, तो y को हो जाएगा कितना, 6। y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो y की वैल्यू इसमें 0 पुटअप करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x - 2 × 0 + के 12 = 0। ये सेक्शन हो जाएगा 0, 3x = हो जाएगा 12, तो x = हो जाएगा 12/3 और ये कैंसिल होकर हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, इसमें एक चीज़ हो गई अभी भी एरर, वो एरर क्या हुआ वो ध्यान से हमें देखना है। यहाँ तो ये पॉइंट था 0, तो 3x, ये 12 थे LHS साइड, ये जाएंगे RHS साइड, तो हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 12/3, तो अब आ जाएगा जगह -4। एक वैल्यू पुटअप कर लेते कुछ भी, अगर इसमें हमें दे रखा है y की वैल्यू 3 या 2, y की वैल्यू इसमें माइनस दे रखा, तो इस हिसाब से तो -2 इसमें पुटअप करते हैं, तो -2 करेंगे पुटअप, तो क्या आएगा ध्यान से देखेंगे, -2 पुटअप करेंगे हमने x की वैल्यू, तो -3 × 2, 2 की जगह जो माइनस था मैंने पहले लगा दिया है, तो -2 × 2y + के 12 = 0। इस 2y को RHS साइड ट्रांसपोज कर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा -6 + के 12 = 2y, ये हो जाएंगे 6 + के = हो जाएंगे 2y, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे P Q R, हमने ये 3 कोऑर्डिनेट मान लिए। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को करेंगे किस पे, ग्राफ पे ड्रॉ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से ये देखेंगे, जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो पहले अगर इनके सॉल्यूशन आते हैं तो सॉल्यूशन चेक करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन इन लाइंस के होंगे कि नहीं। और सॉल्यूशन के लिए किस कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, यानी इंटरसेक्ट लाइन होती है तो उनके सॉल्यूशंस होते हैं। और इंटरसेक्ट लाइन करने के लिए हमें पूरी इन दोनों लाइंस को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनके कोएफिशिएंट्स को भी देख के बता देते हैं कि इन लाइंस के क्या हैं सॉल्यूशन। इस लाइन के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी इस केस में ये था c1/c2, यानी ये पहले वाले केस में नॉट इक्वल होता है। बाकी के में ये इक्वल हो या ना हो कोई चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमें बस ये फर्स्ट 2 रेशियोज देखने होते हैं। अगर ये दोनों के दोनों रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये देंगे हमारे पास इंटरसेक्ट लाइन। ये कैसी होंगी, इंटरसेक्ट लाइन, और ये देंगे यूनिक सॉल्यूशन। इनके पास कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। बस ये नीचे है, बस इसको चेक करना है। अगर कोइंसाइड होती है तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये है कोइंसाइड लाइन के लिए, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये है हमारे पास किसके लिए, पैरेलल लाइंस। ये है पैरेलल लाइन, ये है हमारे पास कोइंसाइड लाइन, और ये है हमारे पास इंटरसेक्ट लाइन। तो इसमें भी हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते थे। फास्ट तो क्या आता, सीधा लिखते हैं, इन्हें लिखने की इतना ज़रूरत नहीं होता। जब हम चेक ही तो करना है, रफली करना है, क्योंकि हमें वो पैटर्न फॉलो करना ही नहीं है, तो रफली चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 = -3/-2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/3 और 3/2 ये इक्वल नहीं है,
तो इस बात से पता चल गया कि ये दोनों लाइन हैं दोस्तों, वो दोनों की दोनों लाइनें कैसी इंटरसेक्ट लाइन है। अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो एक सॉल्यूशन जरूर देंगी, तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इससे ग्राफ 100% इंटरसेक्ट लाइन आने वाला है। यहाँ से तुम्हारा कंफर्म हो गया कि आंसर आपका गलत अब होगा नहीं। क्यों? अब डायरेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है आपकी लाइन कहीं पे एरर होने की वजह से दोनों लाइन क्या हो सकती थी, पैरेलल हो जाएं या कोइंसाइड हो जाएं। तो इस केस से यहाँ से पहला से सेक्शन नॉट इक्वल आने की वजह से ये तो पहले से आपको पता चल चुका है कि ये दोनों लाइन हैं, अब वो है इंटरसेक्ट। कोऑर्डिनेट प्लेन इस पर ड्रॉ करते हैं रफली। तो रफली ड्रॉ करने के बाद इसके क्या करेंगे, पॉइंट्स लोकेटेड करेंगे। पॉइंट करने लोकेटेड, ये हमने 3-3 पॉइंट दोनों लाइनों के निकाल लिए हैं। तो ये दोनों पॉइंटों को लोकेट करने के बाद बस यही हमें करना था, ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना था। इन दोनों लाइनों के सॉल्यूशंस अब देखेंगे। देखो इस पर जो भी हम एक्सेस लेते हैं, एक्सेस का स्केल कितना लेना है वो हम इन पॉइंटों के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो अपनी चॉइस से 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं, बट पर कभी भी स्केल क्या है कि हमें कंप्रेस करना होता है, यानी वैल्यूज ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज होती है काफ़ी बड़ी होती है, तो 1 by 1 अगर हमें 1 2 3 यानी 1 के गैप के हिसाब से अगर इसके स्केल को बनाते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ हैं वो ड्रॉ नहीं हो पाती। तो हमें स्केल को करना होता है कंप्रेस, छोटा करना होता है। तो क्या करते हैं हम 2 के गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, इस तरीके से उसमें गैप को करते हैं लोकेटेड। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर चेक करेंगे -4 है और ये -7 के आसपास है, यानी 6.5 है। तो आराम से लोकेटेड हो जाएगा अगर 1 1 का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलर नेगेटिव साइड 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और बाई डैश एक्सिस। बाई का ग्राफ देखते हैं, ये याद रखना है जो भी एक्सिस ले रहे हैं, माइनस वाला सेक्शन हो या प्लस वाला सेक्शन हो, हमेशा स्केल है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। यानी अगर 1 1 का गैप आगे की तरफ है तो 1 1 का गैप दूसरी साइड भी होगा, -1 -2 -3 -4 -5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिन। बाई का देखते हैं, बाई में 6 पॉजिटिव का है, इसमें भी 3, तो ये 4 से थोड़ा बड़ा है, तो 6 का गैप इसमें भी ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 और 6। जब आप इसे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। तो पहला फर्स्ट पॉइंट लोकेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0,13/3, और 13/3 का एक अप्रोक्स आइडिया ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4, तो 3 4 जा 12, और 12 से बचाएगा 1, तो 1 का हो जाएगा तो कितना 3 यानी 4.33, यानी बाई एक्सिस पाएगा 4.33 और x = 0। 0 x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि वो बाई एक्सिस पे चल रही है, यानी वैल्यू होगी वो बाई एक्सिस पे होगी कहीं। अगर बाई की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू है वो x एक्सिस पर रोटेट कर रही है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। x का हो जाएगा 0 और y का करना है हमें 13/3, कितना 13/3, और 13/3 होता है अप्रॉक्स में 4.33, 4.3 1 2 3 4, और 4.5 हो जाएगा इधर, तो इससे पॉइंट हो जाएगा लोकेटेड कुछ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट को माना है क्या a, तो a कोऑर्डिनेट हमारा a पॉइंट हमने लोकेटेड कर दिया लाइन 1 का। b कोऑर्डिनेट को करते हैं ड्रॉ, b कोऑर्डिनेट है बाई 0 होगा, तो अब बात हो रही है x एक्सिस की, और इस x एक्सिस पर अगर x की वैल्यू देखेंगे तो -13/2, और ये हो जाएगा -6.5, -6.5। तो बात हो रही है इस x डैश एक्सिस पे, तो चलेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इस पॉइंट की बात हो रही है। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास भी, a और b कोऑर्डिनेट आते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम कर देंगे ज्वाइन, और ये बन गई हमारे पास लाइन जिसको हमने बोला L1 लाइन, और इस L1 लाइन का है इक्वेशंस दोस्तों, वो है 2x - 3y + 13 = 0। ये L1 लाइन की है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है कि एक पॉइंट अलग से ले रखा था, ये पॉइंट इसलिए ले रखा था कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा, अगर लाई कर रहा है तो ये हमारे दोनों पॉइंट सही हैं, ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन सही है। अगर ये पॉइंट इस पर अगर कहीं इधर उधर आने लग गया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट सही हैं और ये वाला कोऑर्डिनेट गलत है,
तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक पॉइंट और ले सकते हैं ड्रॉ करके। कभी कभी क्या है कि हमने ये दोनों कोऑर्डिनेट माने तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सही हैं और इसे निकालने में एरर होगी तीसरे वाले कोऑर्डिनेट्स को, तो वो कहीं और दिखाएगा, इसमें कहीं इधर पॉइंट पर दिखाने लग गया तो बोलेंगे तो ये तो लाइन पे लाई कर ही नहीं रहा। तो कभी कभी ऐसा है कि थोड़ा अच्छे से इस चीज़ में हो सकती है बस मिसअंडरस्टैंडिंग। पर अगर इन दोनों में, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स सही होना जरूरी है। क्रॉस चेक करते हैं, x का -2 और y का 3। x का -2 तो x डेक्स एक्सेस की बात हो रही है और x डेक्स एक्सेस तो -2। ऊपर चलेंगे, कितना ऊपर तक जाएंगे, y की वैल्यू 3 के बराबर, और 3 चल के आएगा इधर से, तो किस पॉइंट पे आके ये मिलेंगे, कुछ इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे और ये पॉइंट हो गया हमारे पास C। एक लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी है दोस्तों, अब करते हैं सेकंड लाइन को ड्रॉ। सेकंड लाइन में देखेंगे x का है 0 वैल्यू और y का है 6, तो x 0 है तो बात हो रही है y एक्सिस की, तो y एक्सिस पर कितना हो रहा है प्लस का 6, तो प्लस का 6 है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट किसका है दोस्तों, ये पॉइंट है Q हमने कोऑर्डिनेट किया है Q के, वो P के, Q नहीं दोस्तों P, ये है P के कोऑर्डिनेट। P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6, या हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख भी सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे एक्चुअल में, इसके थे 0,13/3 और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे थे 0 नहीं सेकंड वाले में माइनस के 13/2,0, ये B के कोऑर्डिनेट है। और ये C के कोऑर्डिनेट क्या थे -2,3, ये थे C के कोऑर्डिनेट। अब हमें लाइन करनी है दूसरी ड्रॉ, तो इसमें कोऑर्डिनेट हमने P लोकेटेड कर दिया है 0,6। अब करेंगे Q के कोऑर्डिनेट है x है -4, x आ जाएगा बाई 0, तो बाई 0 हो जाएगा, तो x एक्सिस की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास क्या Q। P और Q को कर देते हैं हम ज्वाइन, P और Q को करेंगे हम क्या ज्वाइन, तो लाइन कुछ ऐसे आएगी, इस पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसी आएगी और इस लाइन को बोलेंगे हम क्या, L2 लाइन। ये है L2 लाइन और इसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x - 2y + k 12 = 0। ये है लाइन हमारे पास L2 और इसके कोऑर्डिनेट। तीसरा कोऑर्डिनेट चेक करेंगे क्रॉस -2,3 -2, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये पॉइंट इस पर क्यों होगा बच्चों, दोस्तों इस कोऑर्डिनेट को भी हमें लोकेटेड करना है, तो ये कोऑर्डिनेट सेम है, इसके भी तो -2,3 है, तो ये कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है इनका इंटरसेक्ट पॉइंट दोनों लाइनों का। तो अब यहाँ से ये पता चल गया कि ये दोनों लाइनें हैं, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है, इसी पे, और ये एक्चुअल में R पॉइंट भी है। दूसरी लाइन के लिए R है, पहली लाइन के लिए C कोऑर्डिनेट है। ये क्वेश्चन अब यहाँ से ये हो गया इंटरसेक्ट पॉइंट। अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, आंसर आ चुके हैं। ये अगर मान लो हमारे पास तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट आ गया और यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। तो इन दोनों लाइनों का जो सॉल्यूशन है, ग्राफिकली जो सॉल्यूशन है वो कोऑर्डिनेट क्या है, x, y = आ जाएंगे -2,3। यही आंसर पूछा था कि हमें ग्राफिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और बताने हैं x और y के आंसर, ठीक है। अब इसमें कुछ और बढ़ा लेते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, बस क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ तक, दैट इट। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें सॉल्यूशन निकालने थे ग्राफिकली, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट है x y, ये दोनों इसको वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या ये दोनों, इतना और कर सकते हैं कि ये क्या दोनों वैल्यूज क्या इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई कर रही है कि नहीं। x की वैल्यू -2, तो -2 पुटअप करेंगे तो -2 × 2 हो जाएगा 4 और -4, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 × 3 9, -9 और -4 दोनों के दोनों हो जाएंगे -13 और +13, -13 और +13 होते हैं क्या, =0। यानी पहली क्वेश्चन सही है, हमारे आंसर एकदम सही है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसे फास्ट करेंगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से कर देंगे, क्योंकि जब आपने ये पूरे के पूरे सभी के सेशन अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं इस एक्सरसाइज के चैप्टर 3 के, एक भी NCERT का क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अगर उससे भी कोई थोड़ा अदर भी क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस भी हमने कोशिश की है उसे भी डिस्कस करने की। तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चंस एरिया वाला मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जब हमने यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ किया है तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन अब देखेंगे ध्यान से सवाल क्या बोल देगा, इसमें थोड़ा चीज़ें और बढ़ा देता कि फाइंड वो सॉल्व द ग्राफिकली ऑफ दिस इक्वेशंस एंड फाइंड द area of triangle formed by these lines and x axis।
यानी इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ जो एक ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया बताइए। तो दोनों लाइन हैं हमारे पास L1 और L2, ये लाइन है हमारे पास L2, ये है L1। इन दोनों की हेल्प से और एक एक्स एक्सिस की हेल्प से एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो इन दोनों की हेल्प से बन रहा है ट्राइंगल कौन सा, ये एक्स एक्सिस और लाइन, यानी L1 कॉमा L2 एंड एक्स एक्सिस, इन तीन लाइनों से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस की हेल्प से बनने वाला ट्राइंगल को नोमिनेट करेंगे। तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या Q नहीं, ये पॉइंट वो P पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है A, ये B पॉइंट है। तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया कौन सा, ट्राइंगल बन जाएगा BQ और C या BQR। को ये ट्राइंगल बन गया, इसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्या, एक्स एक्सिस को हटा के बाई एक्सिस बोल दे, L1 कॉमा L2 एंड बाई एक्सिस, यानी एक्स दोनों लाइन और बाई एक्सिस से बनने वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों से देखें, दोनों लाइन का ये कॉम्बिनेशन और बाई एक्सिस ये है, तो इसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल बनेगा हमारे पास CAP। कौन सा, CAP, ये एक ट्राइंगल बनेगा। तो इसका एरिया पूछने के लिए आता है, या तो एरिया पूछने के लिए आया है या कभी कभी ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट पूछने के लिए आ जाए। तो सवाल में कैसे दे देगा कि दो लाइन और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पे C के, अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या आते हैं -2,3। एक कोऑर्डिनेट C का, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आता है इस पे, तो -13/2,0। ये को नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आता है ये, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या थे -4,0, तो ये थे -4,0। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। इसी तरीके से इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट पूछ सकता था कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, C के कोऑर्डिनेट्स है -2,3। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 0,13/3 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास 0,6। तो 0,6 यानी ये हमारे पास है P के कोऑर्डिनेट। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है और ये आपके क्वेश्चंस आते हैं हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एग्जाम्स और यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट में आते रहते। टीचर काफ़ी पूछते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकता है वो हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसकी ऑल पॉसिबिलिटीज़ को हम देख रहे हैं कि क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यानी ये हमारे पास ट्राइंगल बन के दो, अब इनके एरिया भी पूछ सकता है। और हम 9th क्लास में ट्राइंगल्स के एरिया निकालने के बाद हमारे पास अब तक दो मेथड्स हमने सीख लिए हैं। एक मेथड था बेसिक 1/2 बेस इंटू हाइट, सेकंड मेथड से हमारे पास हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें चाहिए तीनों साइड्स, और तीनों साइड्स हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। दूसरा एक कम हमारे पास एक फार्मूला बच गया, कौन सा 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका बेस इंटू और हाइट हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं उसको अच्छे से हम अभी देखेंगे फटाफट। उसे फटाफट देखेंगे अच्छे से, ध्यान से देखिए सुनिए दोस्तों कि ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस में, ये चीज़ें बेसिक्स। तो ये एरिया वगैरह ये इसमें कंपटीशंस में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। अब देखो ये सब ट्राइंगल्स के हमें बेस और क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में ट्राइंगल का ये ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस नेचर का बन गया। अगर मैं इसमें से बाहर निकालूंगा इस ट्राइंगल को इसमें से कट करके तो कुछ ऐसे बनेगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है Q और ये है B और ये पॉइंट क्या हमारे पास C। तो अब ध्यान से देखेंगे इसकी ये कितनी डिस्टेंस है, ये तो हमें गिवन है ना एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से अगर इधर से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक सेक्शन, दो सेक्शन और हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। डिस्टेंस को हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो माइनस में आता नहीं है, तो डिस्टेंस को पॉजिटिव में लेंगे या फिर हम मोड लगा देते हैं। जो भी आंसर आएगा तो एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 मोड B इंटू H, यानी P और H को मोड के अंदर लगा देंगे। मोड क्या करता है कि हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देता है। जब हम मॉडुलस निकालते हैं किसी भी नंबर्स का तो दोस्तों वो नॉन नेगेटिव आंसर देता है। नेगेटिव में नहीं देगा तो हम यहाँ पे माइनस लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिख सकते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस वाला आंसर को वो प्लस कर देगा, कौन, मॉडुलस। अगर आप यहाँ पर मॉडुलस नहीं लगाते हैं तो आपको सभी की सभी वैल्यू हैं वो लेनी होंगी प्लस में। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये हमने यहाँ पर लगाया मॉडुलस, और मॉडुलस हमेशा देता है नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो मॉडुलस लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, आंसर नेगेटिव। बेस पता चल चुका है। अब देखेंगे हाइट। अब देखेंगे क्या, हाइट। और हाइट इसकी क्या है, ध्यान से देखना, हाइट ये नहीं है
ना तो ये है, ये तो इनक्लाइंड लाइन है। इनक्लाइंड लाइन्स को हम कभी हाइट बोलते नहीं हैं, और हाइट हमेशा अगर हमने इसे बेस मान लिया है तो हाइट हमेशा बेस पे होती है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी इस पर परपेंडिकुलर। जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंड कर, क्योंकि हमेशा हाइट एल्टीट्यूड है वो बेस पे बनाता है 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास आ चुका है। अब ये हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं, एस मान लिया, तो ये सी एस हो जाएगी इसकी हाइट। और सी एस हाइट एक्चुअल में ये वाली हाइट है वो जो हमने अभी बनाया, तो इस पॉइंट को सी एस की लिख दिया। अब ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी तो ये कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 होगी हाइट। अब हमारे पास बेस इंटू हाइट, हमारे पास क्या है, अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकाल रहे हैं हम, बी क्यू सी। बी क्यू सी का जब हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 2.5 और हाइट कितना है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5/2, तो कितना हो जाएगा 3. ये बस बजाएगा 7 और 5 स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्योंकि हमें इसमें न तो साइड पता है मीटर में है सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में। ये समझ में आ गया। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला तो सीधा आप कर सकते हैं कैसे, इसको बेस मानेंगे, इसे बेस नहीं मानना है ना इसे बेस मानना है, हमें बेस मानने हमेशा कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में, यानी ये बेस है इस कोऑर्डिनेट इस ट्राइंगल का, तो बेस कौन सा बन जाएगा पी ए, तो पी ए हो जाएगा इसका क्या बेस। और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इस पॉइंट को, एस है तो इसे टी मान लीजिए, तो सी टी, जो सी टी है वो सी टी इसकी क्या कहलाएगी हाइट, क्योंकि ये ट्राइंगल इस तरीके से, तो इस ट्राइंगल को ऐसे टिल्ट करके बना सकते हो। अगर ऐसे ट्राइंगल को हमारे पास तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये टिल्ट करके बना देंगे, तो इसको पकड़ा ऐसे और ऐसे उठा के इस तरीके से रख दिया, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी, तो ये हाइट हो जाएगी, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी आएगी इसकी, ये वाली इसकी, तो हाइट क्या -k2, पर एक्चुअल हम लेंगे क्या +k2, तो ये बेस कितना हो जाएगा 4, 5, 6, तो बेस हो जाएगा 2। तो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे इसी ट्राइंगल का तो क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना हो जाएगा 2 और हाइट कितनी हो जाएगी 2, ये 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। अगर माइनस में लेते तो हम इस पर मॉडुलस लगा देते और मॉडुलस हमें दे देता नॉन नेगेटिव आंसर। इससे रिलेटेड बस सवाल ऐसे ही आते हैं, इससे कभी भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि वायर पूछेगा। कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ या नहीं बन रहा है वो पूछ सकता है, अगर ठीक है वो बन रहा है तो उसका एरिया पूछ सकता है। बस इस तरीके से सवाल को इसमें से बनते हैं, बस इसी तरीके के क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इससे वायर कोई क्वेश्चन आते नहीं है अगर ग्राफिकली सॉल्यूशंस बोर्ड पूछता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिक का था तो इससे रिलेटेड था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, बेसिक का ही है क्वेश्चन, बेसिक का नहीं स्टैंडर्ड में पूछा है एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आसान है, अच्छे से समझेंगे, पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब सिस्टम एक इक्वेशन होती है तो सिर्फ जस्ट एक इक्वेशन, जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस के साथ हम ऑपरेशंस करते हैं, उनको साथ कंबाइन करके लेते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है किसका, इक्वेशंस का। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये दे रखी है दो इक्वेशंस, इज कंसिस्टेंट। ये क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है कि क्या है, ये दे रखा है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्ट नहीं है बच्चों, ये इनकंसिस्टेंस है, यहाँ पे ये है इनकंसिस्टेंट। ये दोनों लाइन क्या है, हमें के की वैल्यू बतानी है कब, जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट होते ही हमारे पास माइंड में ये थॉट्स आ जाना चाहिए कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के लिए हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या समझ में आया, के की वैल्यू हमें जस्ट फाइंड आउट करनी है कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है, अच्छे से देखेंगे वो कंडीशंस क्या है हमारे पास। अगर इक्वेशंस हमारे पास दो इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, पहली इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0, ये दो इक्वेशन जब हमें गिवन होती हैं तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट दो लाइन है वो तो आपस में वो फर्स्ट दो रेशियो हैं a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए। यानी तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पैरेलल हो यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये नेचर होता है किसके लिए, इन
इनकंसिस्टेंट। किसके लिए? इनकंसिस्टेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये कैसी होती हैं? पैरेलल लाइन। और ये कैसे होते हैं? नो सॉल्यूशन। यानी इनके मैंने तीनों नेचर लिख दिए हैं। जब भी हम बात करते हैं नेचर की तो ये तीनों नेचर हमें डिफाइन करने होते हैं। और ये इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन, बस इस नेचर को यहाँ से हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू क्या है? ये तो हम सीख रहे हैं तो एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, पर ये MCQ टाइप है तो ये रफली कर देना, आपको डायरेक्ट करना है। जब आपकी बात नंबरों की होती है, कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाने की होती है, आप एक एक चीज़ रिप्रेजेंट कीजिए। जब बात MCQ की है तो रफली कीजिए क्वेश्चंस को, पर करना अच्छे से है। A1 की वैल्यू क्या है? यहाँ से 1, B1 की वैल्यू क्या है? 2 और C1 की वैल्यू क्या है? -3। ध्यान से समझना है, यहाँ 3 दे रखा RHS है, इसे LHS लेके जाएंगे, उसी इस इक्वेशन से करेंगे इसकी कंपैरिजन। तो जब C इधर आएगा तो हो जाएगा -3, ये 3 इधर आएगा जब हम C1 से कंपैरिजन करेंगे। A2 क्या हो जाएगा? 5, B2 कितना हो जाएगा? K और C2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 7। रिलेशंस निकालते हैं सभी के सभी। A1/A2 इक्वल हो जाएगा 1/5, B1/B2 इक्वल हो जाएगा 2/K और C1/C2 इक्वल हो जाएगा -3/7। अब हमें क्या है? रिलेशंस हमें पहले से गिवन है। गिवन क्या है? इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट हमारे पास जब रिलेशंस गिवन है इनकंसिस्टेंट, तो हम एक रिलेशन लगाएंगे A1/A2 इक्वल B1/B2। पहले इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 इक्वल टू 2/K। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? K इक्वल टू K जाएगा 1 के साथ और 2 के साथ हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 10। यानी 10 वैल्यू अगर हम इसमें पुट अप कर लेते हैं यहाँ पर K की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? 2/10 और कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा? 1/5 और ये भी तो 1/5 है, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। यानी 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू, इसमें तो हमें K है नहीं तो -3/7, ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल पहले से है ही नहीं। बस इतना करना था, हो गया। K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? यहाँ से K वैल्यू कितना निकला? 10। बस ये हो गया आंसर, 1 नंबर का था क्वेश्चन। और ये तो फास्ट हो जाता, आपको इतना अगर पहले से पता है तो आपको ये पॉइंट सीधे सीधे माइंड में करने थे। 1/5 इक्वल टू 2/K, K को क्रॉस करते 10 आंसर आया तो माइंड में सोचते 5 सेकंड का, मतलब आपको 5 सेकंड नहीं लगती है इस क्वेश्चन के आंसर देने में, एक इतना छोटा, बस आपको अगर ये कंडीशंस पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशंस पूछे हैं X और Y के। जल्दी फटाफट कॉपी कीजिए दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चंस को लगा देना है और आंसर हमारे साथ मैच करना है। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा क्या है? इफ 2x + y इक्वल टू 23 एंड 4x - y इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y - 2x एंड y/x - 2। इन दोनों के आंसर बताएं। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा घुमा क्या दिया, डायरेक्ट X और Y की वैल्यू नहीं पूछी, पूछ किसके लिए? यानी रिलेशंस करके दे दिया, उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में आंसर्स को पूछ लिया है। तो पहले करेंगे क्या? हमारे पास 2 इक्वेशंस है, ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, सॉल्व करने के मेथड्स हमारे पास काफ़ी हैं। पहले मेथड्स क्या हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। किसी भी मेथड से हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। पहले देखेंगे कि कंपेटेबिलिटी इसमें सबसे अच्छी किसकी दिखाई दे रही है, जिससे जल्दी से जल्दी हमारे X या Y की किसी की भी वैल्यू आ जाए। तो देखेंगे इसके नीचे लिखेंगे 2x + के y इक्वल टू 23, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x - के y इक्वल टू 19। जब हमने इक्वेशंस को ऑब्जर्व किया, y के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, यानी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है, साइन पहले से ऑलरेडी अपोजिट है। सबसे सूटेबल मेथड जो फिलहाल हमें इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से लग रहा है एप्लीकेबल है, वो है कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। इसमें एलिमिनेशन मेथड करने के लिए क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो दोनों ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सीधा कितना हो जाएगा? 6x, 2x + 6x इक्वल टू 23 + के 19, 23 + के 19। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आप लैंग्वेज लिखेंगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? इसके जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में हमें X और Y निकालना है, उन दोनों जो वैल्यूज पूछी उसमें हमें X और Y की वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर हमको देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2x + के 4x इक्वल हो जाएगा 23 + के 19, ये 6x इक्वल टू 23 + के 19, 9 ऐड कर लेंगे पहले इसमें, तो 9 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 42। 32 + 10 तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42/6, तो x कितना आ जाएगा? 7। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है।
क्वेश्चन आसान, यहाँ पे लिखोगे सब कुछ। यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स इन इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, देन एडिशन बोथ इक्वेशन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों को एड अप करेंगे। यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ आप लिख लेना 2x प्लस के 4x, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो आपको एक वन स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू अब कहाँ से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो 2 इंटू 7 प्लस के y इक्वल टू हो जाएगा 23। ये इस टर्म्स को उठाओ और RHS साइड लेके जाओ, इसे RHS लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 माइनस के 14, तो 23 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 उधर और 6 इधर, 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। ये दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब इन्हें चेक करेंगे क्रॉस, क्या ये दोनों आंसर सही हैं या नहीं है। अगर सही है तो वैल्यू में पुटअप करके देंगे। x की वैल्यू 7, तो 7 2 जा 14, y की वैल्यू 9 14 प्लस 9 हो जाएगा 23। सेकंड में 14 सेटिस्फाई, 4 इंटू 7 28 माइनस के 9 तो 19। हमारे दोनों आंसर सही हैं। अब चाहिए हमें क्या, फाइंड आउट क्या करना है हमें, जो फाइंड करना है वो क्या है, 5y माइनस के 2x, 5 इंटू बाई कितना है 9 माइनस 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा 45 माइनस के 14 कितना 45 माइनस 14, 5 में से बन जाएंगे 1 बचेगा, 4 में से आएंगे कितना 31। पहला आंसर आ चुका है, 5y माइनस के 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 31। सेकंड आंसर, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर है हमारे पास y अपॉन x माइनस 2, y की वैल्यू कितना हमारे पास 9 और x का वैल्यू 7 माइनस के 2। इसके नीचे ले लेंगे एलसीएम, पुटअप कर लेंगे और एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम हो जाएगा कितना 7, तो एलसीएम 7 तो 9 माइनस के 14, 9 है पॉजिटिव और 49 नेगेटिव, तो कितने बचेंगे माइनस के 5/7। तो देखो दोस्तों कितने क्वेश्चंस आसान है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से समझना है। इक्वेशंस अगर आती हैं, क्वेश्चंस आपने अगर सभी सेशंस देखें, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पिछले वाले सेशन जरूर देखिए। एक भी एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चंस छोड़ा नहीं है। इस एक्सरसाइज के जितनी भी 7 एक्सरसाइज है एक क्वेश्चंस किए हैं। अभी इसके बाद जब ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे उसके बाद और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर्स के हैं, और RD शर्मा या RS अग्रवाल अदर रिफ्रेशर बुक्स हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से तो उसे ज़रूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस को बताइए हमें, और हम उसे अगले सेशंस में उसे इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गए हैं तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। ठीक है, तो जल्दी आप इसे कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है। ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में। जो क्वेश्चन हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस किए वो सभी के सभी बेसिक, एक बेसिक का था, 2 स्टैंडर्ड उसके थे पेपर्स के जो स्टैंडर्ड्स में पूछे गए, एक बेसिक का था। तो अब देखेंगे 2019 के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स में, क्वेश्चन पूछे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पूछा गया, ध्यान से समझना है, कंडीशंस क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। k की किस वैल्यू के लिए ये दोनों की दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्ट लाइन दे रखी है, तो k की किस वैल्यू के लिए हमें वो करना है। कंडीशन हमें गिवन है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए, वन सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी नॉट इक्वल टू, ये रहती है कंडीशन। बाकी की ये इक्वल हो या ना हो कोई चेंज वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हमें याद रखना है इसमें कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन हमें गिवन है, तो पहले कंडीशन लिख लेंगे। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी k, a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, c1 3 माइनस का 3 और c2 हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि 3 और 10 को LHS है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। इस कंडीशंस के हमें हिसाब से देखना है, तो a1 बटे a2, तो k अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन 6, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 अपॉन 6 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है 1 अपॉन 3। अब यहाँ से क्या, ध्यान से देखो बच्चों, तो k अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, 3 इधर जाएंगे, ये नॉट इक्वल चलता रहेगा साथ, तो k नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल तो 1,
यानी के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। बस ये कंडीशन हमें यहाँ से पता चल गई। ध्यान से अच्छे से समझना इस बात को कि के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी डालो। ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्ट लाइन हो जाएंगी। ध्यान से समझना है के की वैल्यू 1 पुटअप क्यों नहीं कर सकते। अगर 1 पुटअप कीजिए तो क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 2/6, ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 इक्वल टू 1/3, और ये लाइन हो जाएंगी पैरेलल। अगर के की वैल्यू हमने 1 पुटअप कर दी तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। बस इस बात को हमेशा अच्छे से याद रखना है क्या कि के की वैल्यू 1 को छोड़ के 0.0009 कुछ भी डालो, या 1.001 कुछ भी डालो, बस 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी इसमें पुटअप करो। ये आंसर कितने देंगे, ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होंगी। दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी, यानी यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। बस यही बताना था कि के की कितनी बार। अब के की हमें एक वैल्यू को फिक्स नहीं है, कुछ भी आप बता दीजिएगा, बस हमें याद रखना है कि के इक्वल टू 1 नहीं हो, बाकी हर सॉल्यूशंस के लिए के की हर वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगी। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन आसान था तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें ये रीजन लिखने हैं आपको। बाकी का 2 पुटअप करोगे तो अगर 2 पुटअप करोगे के की जगह तो क्या आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 2/6, ये कैंसिल हो जाएंगे 1/3, तो 2/3 इक्वल टू 1/3, ये तो इक्वल नहीं आ रहे तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी। के की वैल्यू 3 रख लोगे तो 3/3 इक्वल टू 2/6, तो ये 1/3 आ जाएगा, ये कट के 1 इक्वल टू 1/3, ये होता ही नहीं है, तो 1 नॉट इक्वल टू 1/3। कुछ भी पुटअप कीजिए के की वैल्यू, बस के की जगह 1 मत पुटअप कीजिए बस। तो यही है, के की वैल्यू 1 के बराबर 1 नहीं होगी, बाकी सब वैल्यूज़ के लिए ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट लाइन होंगी। इंटरसेक्ट लाइन होती हैं, 1 सॉल्यूशन होता है और वो इंडिपेंडेंट होती हैं, और कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। ये सभी के सभी वो बेसिक प्रॉपर्टी हैं। तो आज का सेशन दोस्तों कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। कोशिश करते हैं कि जो हमारी जर्नी स्टार्ट की है इसके सभी के सभी वो क्वेश्चंस मैथ्स के, अब रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, NTSC या और कोई सब्जेक्ट, वैसे बेसिक रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सभी के सभी कॉन्सेप्ट उसके देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो भी शॉर्टकट्स होंगी वो भी सभी के सभी करेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, अपनी नींव है जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद तो ठीक है दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।